दावे के साथ कहता हूँ, बहुजन समाज अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाता है, 15 सीट भी अगर मध्य प्रदेश में लेके आता है, तो आने वाला 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का होगा। क्योंकि न तो पूर्ण एक तरफा कांग्रेस जीत पा रही है, न बीजेपी जीत पा रही है। मध्य प्रदेश में इस बार मामला पेचीदा होने वाला है। केवल मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी ऐसी हालत होती दिख रही है। लेकिन साथ ही मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मध्य प्रदेश के बारे में मुझे जानकारी है। अगर 15 सीट बहुजन समाज पार्टी लेके आती है, तो भले ही 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का बने, लेकिन पहले, बाद की बात नहीं है, पहले बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री बीजेपी बना या कांग्रेस, दोनों में से किसी को बनाना पड़ेगा। अगर इस वक्त मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनती है, मध्य प्रदेश में बसपा का मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तो इसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश के SC/ST के कर्मचारी होंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है। उससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी इसी वर्ष के अंत यानी कि 2023 में होना है। लेकिन साथियों, बहुजन समाज के लिहाज से आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी और जो बहुजन समाज है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है, और कौन से वो कदम हैं जिनको बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी द्वारा प्रमुखता से उठाना चाहिए, जिसके माध्यम से इन तमाम राज्यों में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में पहुंच सकती है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में सुना कि बहुजन समाज के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है और बहुजन समाज कैसे इस राजनीति के जो किले को फतेह कर सकता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो बहुजन समाज की सबसे बड़ी समस्या है, बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ा व्यवधान है, तो वो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है, तमाम राज्यों में, पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोगों को गलत सूचना प्रसारित करके गुमराह लगातार करती जा रही है। साथ ही आपको बता दूं, जो नई गुमराह करने की स्कीम क्या है उसको पर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बता देता हूं कि इससे पहले, इस चुनाव से पहले, कांग्रेस पार्टी के लोग बहुजन समाज के, खास करके दलित समाज के लोगों को अब तक कैसे गुमराह करते चले आए। तो साथियों, आपको बता दूं, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश से लगातार आपको रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश, राजस्थान की हालत एक जैसी है, छत्तीसगढ़ की लगभग। थोड़ा बहुत मैं गलत हो सकता हूँ, अगर जो आपको गलती लगे मेरी तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 2023 का जो चुनाव आने वाला है, उससे पहले 2018 तक कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता किस प्रकार से बहुजन समाज, खास करके दलित आदिवासियों में वोट के लिए जाते थे। उन्हें पता है कि ये बसपा के कट्टर वोटर हैं, लेकिन आप इनकी हिम्मत देखिए, बसपा के कट्टर वोटरों के सामने इन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं। वो कहते हैं, दलित वोटरों से कहते हैं कि आप बसपा को वोट दे के क्या करोगे, आपका वोट व्यर्थ जाएगा। बसपा के तो विधायक ही बिक जाते हैं, और अगर विधायक बिकेंगे भी नहीं, अगर विधायक एक दो विधायक जीत भी जाए तो क्या सरकार बनने वाली है। इस प्रकार के तमाम सवाल कांग्रेस नेताओं द्वारा दलितों के सामने रखे जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, दलितों को डराने के लिए तमाम इनका जो मीडिया सेल है, वो लगातार ऐसी घटनाओं को, ऐसे समाचारों को प्रसारित करते हैं। फलानी जगह आदिवासी पर मूत्र कर दिया गया, फलानी जगह दलित की हत्या कर दी गई, फलानी जगह दलित युवती को पीटा गया। लेकिन इनकी बेशर्मताई देखिए कि ये केवल दलितों को डराने धमकाने के लिए केवल इस प्रकार की सूचनाएं या समाचार तो दिखा देते हैं, लेकिन उसकी तह तक जाने की कभी कोशिश नहीं करते कि आखिर इनके जो हमलावर हैं, इन घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग कौन हैं, किस पार्टी से जुड़े हैं, आखिर इन घटनाओं पर लगाम कैसे लगाया जाएगा। देश का संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, और इसलिए इस टाइम पे हर बार इनकी यही नौटंकी रहती है। केवल इस वक्त आप कांग्रेस को वोट दे दीजिए, और कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तभी इनके
दलितों के बहुजनों पर दल अन्याय अत्याचार रुकेंगे। तो साथ ही मैं इन कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि अभी बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल 20 साल सरकार रही है, अधिकतर सरकार तो कांग्रेस की ही रही है। इतने वर्षों में करीब 60-65 वर्ष आपने राज किया कई प्रदेशों में, तो आपने इस 65 वर्षों में दलित समाज को, आदिवासी समाज को, बहुजन समाज को इतना सशक्त क्यों नहीं बनाया कि आखिर वो उनके सामने कोई दादागिरी या किसी भी हिंसा को अंजाम देने की किसी की हिम्मत ना हो पाए। तो साथ ही ये बड़ा सवाल है, इस पर कांग्रेस कभी बात नहीं करेगी। कांग्रेस ये बात कभी नहीं करेगी, अपने चुनावों में ये मुद्दा कभी नहीं बनाएगी कि इस देश में निजीकरण में भागीदारी होना चाहिए, निजीकरण में आरक्षण होना चाहिए, ठेकेदारी में आरक्षण होना चाहिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए। ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार कभी सवाल नहीं करेगी। इस देश में गरीब अमीर की एक शिक्षा होना चाहिए, एक समान शिक्षा होना चाहिए। ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस कभी सवाल नहीं करेगी। वो केवल जो मैंने बताया इस माध्यम से दलित और आदिवासी वोटरों को लुभाने की कोशिश करते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं कि आप बीएसपी को वोट देके कर क्या लोगे। लेकिन 2008 के बाद मध्य प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां बनी, लोग पूछ रहे हैं अब कहते हैं इस चुनाव में तो इन्होंने छोड़ दिया है कि आप बसपा को वोट देके क्या करोगे। बसपा के विधायक तो बिक जाते हैं। लेकिन जब अब जो बहुजन युवा इन कांग्रेस नेताओं से सवाल करते हैं कि आपके सरकार बनी बनाई सरकार में से 28 विधायक बिक जाते हैं, आपको वोट हम देकर क्या करेंगे? क्या गारंटी है कि इस बार आपके 28 की जगह 56 विधायक नहीं बिकेंगे? तो इनका मुंह निकल के बिल्कुल जीरो सा हो जाता है। तो सोचिए, अब इनकी ये दाल गलने नहीं वाली है, इसलिए तमाम इस देश में दलित और आदिवासियों के मन में संविधान के और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। उनके अंदर में डर भर रहे हैं कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो दलित आदिवासियों का जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं अपने बहुजन युवाओं से, दलित आदिवासियों से कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र और संविधान बचाने का ठेका केवल दलित आदिवासियों ने ले लिया है, बहुजनों ने ले लिया है। साथियों, ये केवल डराने की राजनीति है। आप अपने मुद्दों पर जमे रहिए और अपनी पार्टी को वोट दीजिए। ये कहते हैं कि सरकार कैसे बनेगी। अब मध्य प्रदेश की बात बताऊं, मध्य प्रदेश में 230 सीट हैं। तो पिछली बार भी लगभग लंगड़ी सरकार थी, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, बहुजन समाज अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाता है, 15 सीट भी अगर मध्य प्रदेश में लेके आता है, तो आने वाला 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का होगा। क्योंकि न तो पूर्ण एक तरफा कांग्रेस जीत पा रही है, न बीजेपी जीत पा रही है। मध्य प्रदेश में इस बार मामला पेचीदा होने वाला है। केवल मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी ऐसी हालत होती दिख रही है। लेकिन साथ ही मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मध्य प्रदेश के बारे में मुझे जानकारी है। अगर 15 सीट बहुजन समाज पार्टी लेके आती है, तो भले ही 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का बने, लेकिन पहले बाद की बात नहीं है, पहले बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री बीजेपी बना या कांग्रेस, दोनों में से किसी को बनाना पड़ेगा। अगर कांग्रेस बीजेपी बसपा को समर्थन 15 सीटों पे नहीं देगी, तो इनकी कतनी करनी एक हो जाएगी बीजेपी कांग्रेस के लोगों को एक होकर। जो आज तक कहते आए कि बीजेपी और कांग्रेस नागनाथ और सांप नाथ हैं, ये बात बिल्कुल साबित हो जाएगी। तो इस तरह से बहुजन समाज के लोगों को ज़रूरत है। लेकिन साथ ही आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है। साथ ही इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी दलित समाज के कर्मचारी हैं, आदिवासी समाज के कर्मचारी हैं, उनको ऐसा झुंझुनू पकड़ा दिया है कांग्रेस ने, जिस झुंझुनी को अटल बिहारी सरकार में के साथ ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को बीजेपी द्वारा लागू किया गया और कांग्रेस ने अपनी समिति दर्ज कराई। उनको इन दलित आदिवासी कर्मचारियों को झुंझुनू ये पकड़ा दिया गया है कि अगर हमारी सरकार आई तो मतलब ओपीएस चालू कर दिया जाएगा। मैं मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, एक कर्मचारी 500 वोटों को प्रभावित करने की दम रखता है। ऐसे में अगर कर्मचारी दलित, खास करके दलित आदिवासी कर्मचारी कांग्रेस की तरफ झुकता है, तो ये एक तरह से बहुजन समाज के गद्दार कहलाएंगे। और बाबा साहब ने गलत नहीं कहा था कि इस देश समाज को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो इस वक्त पर बाबा साहब की जो कही हुई बात है बिल्कुल सही होती हुई दिख रही है। लेकिन अभी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बहुजन समाज के, दलित आदिवासी समाज के जितने भी कर्मचारी हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ओपीएस के लिए तमाम पिछड़ा वर्ग डला है, सबल डला है, वो निपट लेंगे। अगर ये बात सोचते तो बाबा साहब केवल अपने परिवार का
भरण पोषण करते, वो अपने समाज की बात नहीं करते। बाबा साहब ने तो देश की आज़ादी और राष्ट्र और समाज से पहले उन्होंने शोषित समाज को चुना। पर आप अपने निजी फायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए क्यों इनके चुंगलों में फंस रहे हो कि ओपीएस ओपीएस हमारा कोई मसला नहीं है। हमारा मसला है बहुजन युवाओं को उनके हक अधिकार देने की बात। ओपीएस तो क्या, तमाम ऐसी योजनाएं अगर हमारी सरकार आती है तो दलित समाज का जीवन सुधर जाएगा, 7 पीढ़ियों तक उनका भविष्य सुधर जाएगा। ये बात दलित आदिवासी कर्मचारियों को सोचने की जरूरत है। ये आपको गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने ही पहले अपनी सहमति से ओपीएस बंद करवाया, अब आपको झुंझुनू पकड़ा दिया है। तो ये 100 बात कहेंगे, ओपीएस कराने के लिए तमाम लोग हैं, ये कांग्रेस का काम है। लेकिन आपको अपने मुद्दे पर वोट देना है और दिलवाना है। अगर इस वक्त मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनती है, मध्य प्रदेश में बसपा का मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तो इसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश के एससी एसटी के कर्मचारी होंगे। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के जंजाल में ये मध्य प्रदेश के एससी एसटी कर्मचारी फंसे हुए हैं, वो हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक और खतरनाक है। लेकिन साथ ही ये गुजारिश चाहूँगा, जो बहुजन समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो भी जो दलित कर्मचारी हैं, आदिवासी कर्मचारी हैं, उनसे संपर्क साधें, उन्हें ठोस मतलब रणनीति बताएं, उन्हें अपने विचारधारा के बारे में बताएं और उन्हें समाज को जागृत करने के लिए एक करें। क्योंकि जब तक आप दलित आदिवासी कर्मचारियों को अपने साथ नहीं लेंगे, तो जिस हिसाब से बसपा की जो उम्मीद की जा रही है उस हिसाब से जीत नहीं हो पाएगी। तो अभी भी बसपा शीर्ष नेतृत्व के बाद भी पास भी समय है कि वो दलित आदिवासी कर्मचारियों को अपने पाले में लेकर उन्हें मिशन के काम में लगाएं। और क्योंकि हर एक कर्मचारी 1500 वोट प्रभावित करने का दम रखता है। इस प्रकार से अगर लाखों कर्मचारी अगर दलित समाज से बसपा के साथ काम करते हैं तो ये बसपा के लिए पॉजिटिव बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके इस वीडियो पर क्या विचार हैं, आपके अगर कोई सुझाव हैं, कोई सवाल हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।